हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रोमिस किया था आपसे कि व्यक्तित्व पर्सनालिटीज़ के कड़ी में मैं अगला वीडियो साहू जी महाराज के ऊपर बनाने वाला हूं। और उसी प्रोमिस के नाते मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर यह वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे। उनका कार्य, उनके किए गए कार्यों का अगर हम निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है, पिछड़े दलितों की लड़ाई है। उन्होंने जिस तरीके से इन लोगों के लिए काम किया वो काबिले तारीफ़ है। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ साहू जी महाराज के बारे में। साहू जी महाराज एक प्रिंसली एस्टेट हुआ, कोल्हापुर का प्रिंसली एस्टेट, जो ब्रिटिश काल में वहाँ के उनके मातहत रहते हुए, उनके अंडर में रहते हुए वहाँ राजतंत्र एक तरह से कह सकते हैं स्थापित था। और वहाँ जिसको हम लोग प्रिंसली एस्टेट कहते थे, प्रिंस या राजकुमार या राजाओं के द्वारा शासित प्रदेश। तो सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि उनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ था और उनका देहांत 6 मई 1922 को हुआ था। 1900 से 1922 तक उन्होंने शासन किया। कहाँ के शासक रहे? कोल्हापुर के मराठा शासक रहे। जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, वो बाद में विभक्त होकर के डिफरेंट रीजन में बंट गया था। और उसी में से एक कोल्हापुर का प्रिंसली एस्टेट था, जहाँ के शासक थे साहू जी महाराज। इस डायनेस्टी, जो अलग अलग डायनेस्टी में जब मराठा साम्राज्य बटा, तो यह एक भोंसले डायनेस्टी, भोंसले वंश के नाम से इसे जाना जाता था। उसी वंश में साहू महाराज का शासन चला था, उसी वंश के अंतर्गत इनका शासन स्थापित हुआ था। दूसरी बात कि बचपन में इनका नाम यशवंत राव था और यह घटके मराठा फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इनको बाद में चल करके जो वहाँ की क्वीन थी आनंदीबाई जिनका नाम था, उन्होंने इनको दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, एडॉप्ट किया था। और इस तरह से ये फिर बाद में चल करके कोल्हापुर स्टेट के राजा बनते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। तो यशवंत राव से क्या हो जाते हैं? यशवंत राव से बाद में ये चलकर साहू जी महाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके कुछ जो ऐतिहासिक बातें रही हैं इनके शासनकाल में। आप ये समझ गए कि ये प्रिंसली एस्टेट के राजा थे। उन्होंने जो राज किया वो कोल्हापुर के प्रिंसली एस्टेट के ऊपर राज किया। और ये चर्चा करने का इतना बड़ा विषय क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि इस पे आप जानें, इसके बारे में आप समझें, इनके बारे के कार्यों के बारे में आप जानें। आपको ये ऐतिहासिक रूप से पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जब राज्याभिषेक होना था, तो उस समय ने वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह उनको क्षत्रिय नहीं मानते थे, किसी राजघराने में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं मानते थे। यही इनके साथ भी होता है। एक घटना है जिसको वेदोक्ता कंट्रोवर्सी कहते हैं। वेदोक्ता यानी कि एक उस समय का रिचुअल हुआ करता था। जब कोई राजा बनता था, कुछ ब्राह्मण होते थे जो उनके राज्याभिषेक के बाद, उनके राजा बनने के बाद कुछ वेदों की उक्ति किया जाता था। जब ये राजा बनते हैं तो ब्राह्मण जो राज्य पंडित होता था, जिसका नाम था ब्राह्मण पृष्ठ नारायण भट्ट, जो रॉयल फैमिली का पंडित थे, उन्होंने इनका जो रिचुअल जो होती थी वो रिचुअल करने से मना कर दिया। उनका ये मानना था कि ये क्षत्रिय नहीं है, और क्षत्रिय नहीं है इस वजह से हम वेदों की उक्ति उनके लिए नहीं कर सकते। ये बहुत बाद में विवाद गहराया और साहू जी महाराज ने
ये निर्णय लिया, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक निर्णय थे उस समय की। आप ये समझने का कोशिश करिए कि उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा वेदोक्ति करने पर रोक लगा दी और उन ब्राह्मणों की जगह पर मराठाओं को ब्राह्मण के रूप में, पंडित के रूप में अपॉइंट किया। आप ये समझिए कि उस समय ये कितनी बड़ी फैसला थी। उन्होंने ब्राह्मणों को हटा करके मराठाओं को पंडित बनाने का कार्य किया और उसमें उनको नाम दिया छत्र जगत गुरु। मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड टीचर ऑफ क्षत्रिय। ये मराठाओं को नियुक्त किया उन्होंने। और एक तरह से आप कहिए तो जो ब्राह्मणों का एक छत्र, वेदों के ऊपर, बाकी चीज़ों, रिचुअल्स के ऊपर जो एक अधिकार था उसको खत्म करने का ये पहला डिसीजन वो लेते हैं। ये उस समय में ये बहुत बड़ी आप कहिए कि ऐतिहासिक फैसला थी, जहाँ पे रिचुअल्स पर, वेदों पर, जो भी उस समय रिचुअल्स किए जाते थे, वेद को पढ़ने का या राज्याभिषेक करने का, उन सारे पर एक किसी खास जाति का एक अधिकार था, उसको इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। और शायद ये इतिहास में पहली बार था कि किसी वैसे व्यक्ति को, उस समाज से आने वाले व्यक्ति को जो हमेशा पिछड़ा और नीच समझा जाता था, उसको उन्होंने ब्राह्मण बनने का मौका दिया। ये थे साहू जी महाराज। फिर उसके बाद आप देखिए इस तरह से उन्होंने क्या किया। उन्होंने गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, उसमें शामिल होने का प्रयास किया, एक जाति विशेष के वर्चस्व को खत्म करने का प्रयास किया। दूसरी जो सबसे बड़ी इनके काल में जो घटना रही है, वो कौन सी घटना रही है? आपको मैं यही बताते चलूं कि साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्रिस्टोफर जेफरलोट लिखते हैं अपनी किताब साइलेंट रिवॉल्यूशन में, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में, कि ज्योतिबा फूले इस देश के पहले पिछड़े व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृताइजेशन, जो संस्कृतिकरण है, उसको खारिज किया। कैसे? उन्होंने ये कहा कि जो आर्य बाहर से आए थे वो विदेशी थे और यहाँ पे जो बलि, राजा बलि को पूजने वाले लोग थे वो यहाँ के असली निवासी थे, जिसे उन्होंने बहुजन का नाम दिया। और उस विचारधारा से साहू जी महाराज बहुत प्रभावित थे और उसी विचारधारा का नतीजा था कि उन्होंने गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने का प्रयास किया। एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक आइडेंटिटी क्रिएट करने का जो प्रयास ज्योतिबा फूले ने किया था, जो ब्राह्मणवाद से अलग था, आर्यनाइजेशन से अलग था, आर्यीकरण से अलग था, उसको साहू जी महाराज आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फूले ने बनाई थी, उसको प्रश्रय देने का काम किया, उसको प्रश्रय देने का काम किया। जो दलित पिछड़े बहुजन थे उनको आगे बढ़ाने के क्रम में उन्होंने पहली बार 1902 में, आप समझिए कब की बात है, हालांकि इससे पहले तमिलनाडु में जो वहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन का सिस्टम लगभग शुरू हो गया था, लेकिन साहू जी महाराज ने 1902 में अपने राज्य में 50% गैर ब्राह्मणों को, जो वहाँ की सरकारी नौकरी थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें रिजर्वेशन, आरक्षण देने का नियम लागू किया। अब समझ रहे हैं ये कितना बड़ा प्रयास था, ये कितना बड़ा प्रयास था। उन्होंने 1902 में ये काम करके दिखा दिया और 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया ताकि किसी एक जाति का राज्य के संसाधनों पर वर्चस्व खत्म हो। जेफरलोट कहते हैं कि ये बहुत बड़ा साहसिक कदम था, एक ऐसे राज्य में, एक ऐसे
राजा के द्वारा जो बहुजन क्रांति की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहा था, उन्हें राज्य के संसाधनों में अधिकार देने की बात कर रहा था, एक खास जाति और वर्ग के वर्चस्व को चुनौती देने का काम कर रहा था, वो थे साहू जी महाराज। यही नहीं, उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू किया वैसे बच्चों के लिए, वैसे बच्चियों के लिए जो पिछड़े दलित समाज से आते थे, जो डाउन ट्रोडन वर्ग से आते थे। उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन किया कि पढ़ाई करना कंपलसरी है। फिर उन्होंने क्या किया, यही नहीं, जो रॉयल एडवाइजर हुआ करते थे उनके राज्य में, जो राजसी सलाहकार पंडित हुआ करते थे, उनके वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म किया, उनके वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म किया। यही नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, बीडो मैरिज की शुरुआत की। कोई चर्चा नहीं करता इस बात की, कहीं चर्चा नहीं होती कि साहू जी महाराज का समाज सुधार में कितना बड़ा योगदान। हम लोग तो कभी पढ़े ही नहीं थे, हम लोग को खाली रटवाया गया कि राजा राम मोहन राय, हम उनके योगदान को डिनाई नहीं कर रहे हैं। सहजानंद सरस्वती के जो भी योगदान रहे हों उसका हम उसको खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कभी सिलेबस में हमको नहीं पढ़ाया गया। यही नहीं, जो उस समय के वंश आधारित लगान वसूलने का जो अधिकार होता था, उस अधिकार को उन्होंने खत्म कर दिया। विडो मैरिज को 1917 में उन्होंने लागू किया। देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम क्या होता था, लड़कियों को देवताओं के लिए समर्पित कर दिया जाता था, और उस नाम पे कि वो जो गॉड हैं, जो डाइटी हैं, उनके लिए हम समर्पण कर रहे हैं, उनका पंडितों और पुजारियों द्वारा शारीरिक मानसिक शोषण होता था। उनको उन्होंने 1920 में खत्म कर दिया। और यही नहीं, आप एक पत्रिका का नाम जानते होंगे, मुक नायक, जिसको डॉक्टर अंबेडकर निकालते थे, उसको डोनेशन साहू जी महाराज ने दिया था, साहू जी महाराज ने दिया था। और इस तरह से उन्होंने जो बहुजन जागरण है, बहुजन का मतलब वैसे जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है इस देश में, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़े वही हैं जिनका संसाधनों पर नगण्य अधिकार है, उनको आरक्षण देने का काम 1902 में साहू जी महाराज ने किया। उनके रीति रिवाज में जो बदलाव करने की बात थी, उनका वकालत साहू जी महाराज ने किया। उस लाइन पर जो ज्योतिबा फूले सोचते थे, एक अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान देने की उन्होंने कोशिश की। और वो जो कोशिश थी, जिसको संस्कृताइजेशन कहते हैं, मतलब जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, उस पहचान से इतर एक पहचान देने की कोशिश ज्योतिबा फूले और बाद के दिनों में साहू जी महाराज करते हैं। साहू जी महाराज इतने प्रभावित थे ज्योतिबा फूले से कि उनके संगठन जो सत्यशोधक समाज था, उस सत्यशोधक समाज को उन्होंने प्रश्रय दिया, फंडिंग किया, उसके विचारों को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फूले के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया, कर्मकांड के खिलाफ उन्होंने काम किया, पंडितों के वर्चस्व को उन्होंने तोड़ा। ये थे साहू जी महाराज। मैं आपको कहूंगा कि क्रिस्टोफर जेफरलोट का इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन पढ़िए। उन्होंने मिल स्थापित की, अलग से महिलाओं के लिए कारखाने में व्यवस्था करी, स्कूल खुलवाए, प्राइमरी शिक्षा फ्री किया उन्होंने। एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा राजा जो प्रिंसली स्टेट का राजा था, अगर चाहता तो केवल सुख भोग सकता था, अगर चाहता तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, उसके पास संसाधन की कमी नहीं थी, लेकिन उस संसाधन को उसने बहुजनों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ये थे साहू जी महाराज। ये चीजें हम लोगों के सामने नहीं आती, हम लोग नहीं जान पाते कि साहू जी महाराज कौन थे। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम अब ये जब पढ़ रहे हैं तब हमें ये पता चल रहा है, तब पता चल रहा है कि गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ाने में साहू जी महाराज का कितना बड़ा योगदान है।
बहुजनों को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान है, महिलाओं के अधिकारों में इतना उनका योगदान है, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था संसाधनों पर उसको कम करने में, खत्म करने में कितना बड़ा योगदान है। ये एक ऐसे नायक हैं, एक ऐसे राजा हैं, एक ऐसे सामाजिक सुधार के योद्धा हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, जिन्हें हमें समझना चाहिए और उस आधार पर हमें अपनी लड़ाई आगे बढ़ानी चाहिए। तो संक्षिप्त में मैं इतना ही अभी आपके सामने ये बात रखूंगा, और उनके बारे में कुछ विशेष हमें जानकारी मिलेगी तो आपके सामने जरूर लाऊंगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।